साल 2015 की घटना है। मैं शाम के टाइम में अपने काम से घर वापस आ रहा था और मुलुंड स्टेशन पे, बॉम्बे का एक जगह है मुलुंड, वहीं पे कार्यरत था। तो शाम के टाइम में मुलुंड स्टेशन पे आ रहा था। पता नहीं उस दिन जब निकल रहा था ऑफिस से, तो कुछ अजीबो गरीब सिचुएशन था। जैसे सब कुछ शांत हो, हल्की हल्की हवा चल रही हो और बूंदाबांदी सा माहौल, हल्की सी बूंदाबांदी। शहर तो बॉम्बे है, लोग आपस में एक दूसरे बात तक नहीं करते, वहाँ पर टाइम भी नहीं है किसी के पास, भागम भाग। और वो मुलुंड ऐसा समझिए कि बिजिएस्ट स्टेशन हो सकता है बॉम्बे का, थाने, मुलुंड, दादर, ये सब बहुत भीड़ होती है। पर मैं जैसे ही ये स्टेशन के नज़दीक आ रहा था, मैंने देखा कहीं ना कहीं भीड़ जो है ना इकट्ठा है, रुक सी गई है, थम सी गई है। और जब और नज़दीक आया तो लोगों की आंखों में नमी देखा, लोगों की आंखों में आंसू देखा। लोग सब खड़े थे और एक एक फोटो फ्रेम लगा के सब उनकी पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वो सहमा हुआ शहर, वो सहमी हुई सांसें, नम सी आँखें कुछ कह रही थी। वो थे जनाब APJ अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। अब वहाँ से जाने के बाद मैं भी थोड़ा सा रुका। पहले ये तो पता चल गया था कि उनकी मृत्यु हो गई है, ये जानता भी था कि वो कौन थे, बचपन में पढ़ा था अपने स्कूल टाइम में कि हमारे वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने शादी नहीं की थी, और मिसाइल मैन, पीपल्स प्रेसिडेंट, ये सब सारी चीज़ें तो किताबी चीज़ें थी जो पढ़ी थी। बट जो अद्भुत चीज़ मेरे को समझ में आई और फिर उस पर मैंने गहन अध्ययन किया, वो ये था कि APJ अब्दुल कलाम नाम से दिखता है, समझ भी आता है कि ये मुसलमान थे, एक मुस्लिम थे। फिर ऐसा क्या है इस शख्स में, ऐसी ऐसी क्या शख्सियत है कि लोग लोग उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं? ऐसा क्या कार्य है, ऐसा इन्होंने क्या दिया है समाज को कि लोग एक मुस्लिम लीडर को, एक शख्स को पूजा अर्चना कर रहा है, आंख में आंसू है और भीड़ थमी सी हुई है। तो घर जाके फिर इनके बारे में और पढ़ने की कोशिश की तो बहुत कुछ समझ में आया। वही चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया सीरीज़ में। हेलो, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट APJ अब्दुल कलाम। नाम बड़ा, कहते हैं एक मुहावरा है हमारे यहाँ, आप सब ने सुनी होगी, नाम बड़े दर्शन छोटे। कि नाम तो तुम्हारा बहुत बड़ा है लेकिन तुम्हारा दर्शन छोटा है, तुम्हारा विचार सूक्ष्म है, तुम्हारी पहुँच खास नहीं है। मतलब नाम तो तुम्हारे माँ बाप ने बड़ा रख दिया लेकिन काम तुम्हारा उस हद का नहीं है, उस कद का नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, सबके फ्रेम में यह बैठता नहीं है। जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी शख्सियत। अब्दुल पाकिर जैनलाबुद्दीन अब्दुल कलाम, नाम कितना बड़ा, दर्शन देखिए। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपका इसमें मिलने वाला क्या है, उनकी लाइफ से हमें क्या सीखना है। और अगर थोड़ा सा भी अपने लाइफ में अमल कर लें तो हम बेहतर से बेहतरीन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एक बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं। मनुष्य का पर्पस भी यही है जीवन में कि आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, अपने इर्द गिर्द कुछ अच्छा करें, समाज में, लोगों की भलाई। यू हैव टू वर्क फॉर द पीपल, यू हैव टू हेल्प देम, और समय में लोगों को मदद करो। और जब जाते वक्त इतना ख्याल करो कि जब जा रहे हो, अंतिम यात्रा पे हो, तो आप तो हंस रहे हो, लोग रो रहे हो। तो अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करेंगे, इनकी लाइफ स्ट्रगल्स, डिफ़िकल्टीज़ क्या थी। देन आई विल डिस्कस अबाउट द अचीवमेंट्स, कि ऐसा क्या अचीवमेंट्स है और मैसेज क्या है, इनका मैसेज क्या है हमारे लिए, आपके लिए, इस समाज के लिए, और आगे जो आने वाला जनरेशन है, हमारे आपके बच्चे, उसके बारे में। तो बचपन में कहते हैं कि इनका जन्म रामेश्वरम में हुआ। रामेश्वरम एक प्रसिद्ध हिंदू टेम्पल के लिए भी फेमस है, लेकिन मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ। बचपन गरीबी में बीता, बहुत गरीब थे।
पिताजी के पास एक बोट बिज़नेस था। बोट मतलब नाव, नाव बनाने का। अब छोटी सी नाव बनाने का बिज़नेस था और रामेश्वरम चूँकि समंदर है तो वहाँ पे सालों 10 साल, अगले साल 2 साल में बोट टूट जाता था। तो ये स्ट्रगल था, आप कुछ चीज़ बना रहे हैं और वो टूट जाए, फिर उसका पुनर्निर्माण करना पड़े, तो आसान नहीं है, उसमें खर्चे लगते हैं। तो शायद कलाम ने इस बात को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया कि ज़िंदगी में असफलताएँ आती जाती रहती है, फेलियर आता जाता है, लेकिन वहाँ से भागना नहीं है, टूटना नहीं है। शायद ये ज़िंदगी का हिस्सा रहा हो कि भाई कितना भी परेशानी आ जाए, कितनी भी मुश्किलात आ जाएँ, जितनी बार आएँगी झेल लेंगे, दोबारा उठेंगे, फिर उठेंगे, गिरेंगे लेकिन फिर उठेंगे। ये शायद उन्होंने बचपन में सीख लिया होगा अपने पापा के फैमिली बिज़नेस से। और गरीबी इतनी थी कि एक एक बार की बात है कि घर में कुछ ही खाना बना था। मतलब ऐसा होता है ना कि 4 लोग खाने वाला हो और 2 रोटी बनी हो, तो अब आधा-आधा करके खाएँगे। तो इनको बहुत भूख लगी थी, तो इन्होंने माँ ने जब खाना परोसा तो उन्होंने जो भी टुकड़ा मिला खा लिया और फिर जो कुछ बचा हुआ था, वो भी उन्होंने खा लिया। माँ ने कुछ बोला नहीं, माँ भूखी पेट पूरी रात सो गई। ये ज़िक्र जो है इन्होंने अपने विंग्स ऑफ फायर जो इनकी किताब है उन्होंने उसमें किया है कि माँ भूखे पेट सो गई, क्योंकि खाने को कुछ था ही नहीं। तो एक माँ तो माँ होती है, वो कैसे मना कर सकती है अपने बच्चों को अगर वो कहे कि मम्मी मुझे और भूख लगी है और खाना दो। तो ऐसा बचपन। फिर कहते हैं ना कि अगर जितना इंसान बड़ा होना चाहता है और बड़ा बनने की उम्मीद रखता है ना, उसको बचपन में या किसी भी वक्त उसको उतनी ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। परेशानी यहाँ तक नहीं रुकी, पढ़ाई में अच्छे थे, अव्वल दर्जे के थे, लेकिन पढ़ने के लिए पैसे नहीं, स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं। उस फीस को, थोड़ा मोड़ा जो भी फीस होता होगा उस टाइम, जुटाने के लिए न्यूज़पेपर बेचना चालू किया। अपने भाई के साथ स्टेशन पे जा जा के न्यूज़पेपर का बंडल्स देते थे, जो भी उस टाइम का ग्राहक था। तो कहाँ शुरुआत, एक 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 बोट बनाने वाले के बेटे से, फिर घर की आर्थिक स्थिति ऐसी, फिर न्यूज़पेपर भी उन्होंने बेचा, लेकिन कुछ बड़ा तो करना था। यही मैसेज है। लोग कहते हैं कभी कभी अरे मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। ये सब मुझे लगता है कि ये सिर्फ बहाना है। कमिटमेंट अगर आप रखेंगे ना, तो ज़िंदगी का कोई भी स्ट्रगल है, क्योंकि जो मेहनत है वो कभी ना कभी तो काम आएगी, और जो परेशानी होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। यू नो, व्हेन गोइंग गेट्स टफर, टफर गेट्स गोइंग, यू नो, परेशानी जब धीरे धीरे जाती रहती है तो उसको जाने दीजिए। परेशानी धीरे धीरे ख़त्म भी होती जाती है। ऐसा लोग बोलते हैं परेशानी तो हट नहीं रही, ऐसा नहीं है, परेशानी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो ज़िंदगी में अगर परेशानी धीरे धीरे अगर आपको आ रही है ना, तो आप इस बात से ज़्यादा खुश रहना है कि ज़िंदगी की वो परेशानी धीरे धीरे ख़त्म भी हो रही है। तो बात करते हैं अब्दुल कलाम जी पे। और एक कहानी तो बड़ी विचित्र है कि इनके फोर फादर्स वगैरह, जब रामेश्वरम का एक टेम्पल था उसकी मूर्ति टूट के गिर गया था, तो इनके फादर जो थे, फोर फादर्स वगैरह, काफ़ी मदद किया था हिंदुओं को उस मूर्ति को स्थापित करने में। तो इनका इनका बचपना ऐसा है कि इनका संबंध हिंदुओं के साथ, वहाँ के बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रिय रहा, क्योंकि फैमिली का कनेक्शन ऐसा है कि उस टाइम मुस्लिम परिवार लोगों ने हिंदुओं के जो देवी देवता हों तो उसको बचाया था। तो स्कूल में इनके जो मास्टर जी थे उनको पीछे बैठाते थे, कहते कि तुम मुस्लिम का लड़का हो, तुम पीछे बैठो। लेकिन वहाँ पे जो बच्चे थे हिंदुओं के और उनके माता पिता को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इस लड़के को आप पीछे मत बैठाइए, ये आगे ही बैठेगा। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी होती है समाज में। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा मिलता है। तो मास्टर जी ने तो इनको पीछे बैठाया, लेकिन वहाँ के लोग, उनके सहपाठी, उनके फ्रेंड्स, उनके माता पिता ऑब्जेक्शन लिया, नहीं नहीं इसको पीछे नहीं बैठाना, इसको आगे बैठाना। क्योंकि उसको पता था कि इस परिवार का क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या है समाज के लिए। तो ये रही। और कहते हैं कि ज़िंदगी में परेशानी आती रहती है, बहुत फेलियर हुए लाइफ में। चाहते तो IITian बनना, लेकिन फाइनली उनका एडमिशन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MI जो है मद्रास स्टेट गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग का कॉलेज, वहाँ पे एडमिशन हुआ। ये भी सुना है कि CDS के लिए एक बार गए थे, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। पायलट बनना चाहते थे लेकिन 1 रैंक से पीछे रह गए। तो CDS फेल हो गए, वहाँ पे कॉन्फ्रेंसिंग आउट हुए शायद। पायलट बनना चाहते थे, वहाँ से बाहर आ गए, 1 रैंक पीछे रह गए।
मिसाइल की दुनिया में जब वो कदम रखा, तो जब कॉलेज के टाइम में ही जब कुछ डिज़ाइन कर रहे थे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो MIT बोल सकते हैं उसको, वहाँ पे वो डिज़ाइन वगैरह सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। बाद में उसको उन्होंने बढ़िया से उस पर काम किया और सक्सेसफुल हो गए। तो परिश्रम तो धीरे धीरे इंसान को करना चाहिए ना, ये तो सीखनी है, ये तो एक कला है जो आपको आनी चाहिए, और इस कला को अगर आपने सीखा नहीं है तो फिर मुश्किल है लाइफ में। तो ये रहा इनका बचपन। और अचीवमेंट्स की बात करें तो ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ज्वाइन DRDO एज ए साइंटिस्ट। DRDO में इनकी भूमिका अहम है, साइंटिस्ट के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया। एंड कलाम जी का योगदान अगर देखें तो जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये गलत नहीं है, क्योंकि जो अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, कंट्री फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ही वॉज एन ग्रेट पार्टिसिपेंट एन आर्किटेक्ट। फिर पोखरण का जो न्यूक्लियर टेस्ट 2 हुआ, पोखरण परमाणु परीक्षण, उसमें भी उनकी भूमिका अहम रही। 1981 में भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण दिया, 1990 में 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में भारत रत्न अवार्ड मिला। तो ये सारी बातें आपको विंग्स ऑफ फायर जो किताब है उसमें भी मिलेंगी। कहते हैं कि विंग्स ऑफ फायर की किताब एक बच्ची ने, जब ये प्रेसिडेंट थे, तो जब पढ़ा तो काफ़ी अप्रिशिएट किया, और किसी भी तरह से साहस करके ना लेटर लिखा, जैसे ऑथर को लेटर लिखते हैं ना कि भाई ये किताब मैंने पढ़ी है आपकी और बहुत ही अच्छी है। तो इनकी शख्सियत देखिए और इनका क्या उदारता और क्या क्या व्यवहार रहा होगा कि उन्होंने उस क्षण ही उसको रिप्लाई किया थैंक यू कह के कि तुमने मेरे किताब को, बुक को अप्रिशिएट किया है। एक इंसान का कैरेक्टर हो सकता है कि किसी ने अगर आपको एक्नॉलेज किया है तो आपको भी रिस्पेक्ट देना है, एक्नॉलेज करना है, अप्रिशिएट करना है, ये कला आनी चाहिए। भारत सरकार के सर्वोच्च पद पे सम्मानित और तैनात व्यक्ति एक साधारण से बच्ची को खत का जवाब दे रहा है, तो ये शख्सियत आपको पता चल रहा होगा कि कितना बड़ा शख्सियत के वो धनी थे। एक बार की घटना है कि ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, तो वहाँ पे जो इनके जूनियर्स थे उनका कहना था कि आज सर बच्चों को एग्जीबिशन में लेके जाना है, तो आज हमको जल्दी छोड़ा जाए। इन्होंने हामी भर दी थी, चलो ठीक है जल्दी काम ख़त्म कर चले जाना। अभी वो न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु परीक्षण, मिसाइल्स एंड ऑल, ये सब टेक्निकल चीज़ें होती हैं, काम एक बार अटक गया तो अटक गया और टाइम लगेगा। तो वो 6:30 बजे जो निकलने वाले लोग थे इनके जूनियर्स, वो निकल नहीं पाए, करते करते 8:30 हो गया, वो लोग काम में बिजी थे। कलाम साहब गायब। तब उन फैमिली वाले को पता चला कि अरे यार गार्डियंस तो आए नहीं। उन्होंने उस साइट को, मतलब जहाँ पे काम चल रहा था एक्सरसाइज लैब में, उसको छोड़ के बच्चों के घर पे गए, सबको कलेक्ट किया और एग्जीबिशन में लेके चले गए। तो जब वो लोग अपने घर पे गए, इनके जूनियर्स वगैरह, कि भाई सॉरी घर में भाई बच्चों को आज लेके गए नहीं, उन्होंने कहा नहीं आपके मैनेजर आए थे, अब वो सब बच्चों को एग्जीबिशन पे ले गए थे। सब दंग रह गए, तैनात हो गए कि मेरा सीनियर, मेरा मैनेजर ने अपने कमिटमेंट को निभाया है। कलाम साहब को पता था कि इन्होंने बोल दिया है सबको कि बच्चों को एग्जीबिशन में ले जाना है तो चाहे कुछ भी हो, ये अगर उसके पेरेंट्स नहीं कर पा रहे, अगर फादर्स नहीं कर पा रहे किसी भी रीजन से, वो काम में बिजी है, तो ये जिम्मेदारी क्यों ना खुद अपने आप पे ली जाए। तो ये भी सीखने की चीज़ है। हम आजकल देखते हैं कॉर्पोरेट कल्चर में जिम्मेदारी से आदमी बचना चाहता है। अगर जूनियर्स परेशान है, होने दो। खास करके जिस सेक्टर में मैं रहता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ तो वो हालत और भी है। देयर इज़ नोबडी हू कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट। सब यही चाहता है कि कैसे किसी तरह से गिराया जाए। तो उस टाइम की बात है, और कलाम साहब की यही प्रसिद्धि है, यही आदमी अर्न करता है ज़िंदगी में। यही मैसेज है कि आप जब आपने जिस पोजीशन को, मकाम को पाया है ना, उसको उस हिसाब से पेश करिए, उस हिसाब से उसकी पहचान लाइए कि लोग आपको जाने के बाद भी कहे कि अरे कुछ तो है, कुछ तो खास है, कुछ तो बंदा अलग है। ये कला आपको सीखनी पड़ेगी, और ये मैंने कलाम साहब से सीखी। थोड़ी मैं जो भी है, अगर कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करिए। ज़िंदगी में परिवर्तन ही नहीं, बदलाव आएगा। ये चीज़। अब चलते हैं इनके मैसेज पे। इनका कहना है कि यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। अगर तुम्हारे में ड्रीम है कुछ बनने की, कुछ करने की, उस ड्रीम को पैदा करना पड़ेगा, उस ड्रीम को देखना पड़ेगा। लोग कहते हैं सपने मत देखो, ऐसा कुछ नहीं। ये सपने जो है ना, हमारे कहीं ना कहीं एक जहन का हिस्सा है।
कभी न कभी उस सपने को हम जीते हैं। अगर सपने देखना ही है और उसमें रियलिटी नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं है। जब रियल है नहीं तो इतना बड़ा सपना देखो, ज़मीन पे चलने के बाद क्यों कर रहे हो? उड़ने का सपना देखो। 2-400 हज़ार की बात मत करो, करोड़ों की बात करो। जब 2-400 में भी रियलिटी नहीं है, 2-4 करोड़ में भी रियलिटी नहीं होगा, लेकिन जब तक वो सपने देखोगे मन खुश रहेगा, उसमें आनंदित रहोगे। कभी कभी रात में आप सपने देखते हैं और एक अलग सी सीरीज चलता रहता है, वेब सीरीज़ की तरह, और आपको आनंदित करता रहता है। क्या बुरा है? छोटा ही सही, मन तो आनंदित है ना, पूरा ना हो, खुश तो है ना आप। इसलिए अगर ड्रीम है तो कहीं ना कहीं वो आपके जहन का हिस्सा है, द पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप उस पर काम करेंगे तो आपका ड्रीम अचीव हो सकता है। मैन नीड्स डिफ़िकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। लाइफ में अगर एंजॉय करना चाहते हैं सक्सेस को, तो आपको लाइफ में डिफ़िकल्टी लानी पड़ेगी, परेशानी झेलना पड़ेगा। उससे आप बच नहीं सकते, उससे आप निकल नहीं सकते। इसलिए कोशिश करिए कि जितनी भी परेशानी है उसको झेलिए, उससे कोशिश करिए। यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। सी you can't say that you won't have a problem in life. The problem will come. It comes with everybody. But then you have to survive with attitude. You have to tackle that problem with different mindsets, and you have to take a challenge that you will beat it. You have to do the best. ये लाइफ का प्रिंसिपल है। आप कहेंगे अरे ये सब कुछ हो गया, परेशानी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी मुकाम पे जाएं, कितने पैसे अर्जित कर लें, सब कुछ आपको लगेगा पैसे भी हैं, घर है, बच्चे हैं, परिवार है, कोई घटना हो जाएगी, कोई दुर्घटना हो सकती है और आपको पीछे लेके जाने की कोशिश करेगा। लाइफ का यही प्रिंसिपल है। अगर आप 2 स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे, 1 स्टेप बैकवर्ड, 2 स्टेप फॉरवर्ड, 1 स्टेप बैकवर्ड, फिर धीरे 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 आपको आगे लेके जाएगा। इसलिए कोशिश करिए, परेशानी आए ठीक है, उसको टैकल करिए, उसको सॉल्यूशंस ढूंढिए, बिकॉज that actually a character of a man is all about. We should not give up and we should not allow the problems to defeat us. कुछ भी हो, कैसा भी समय हो, बुरा समय हो, वो आपके मन को अगर विचलित कर दे, परिवर्तित कर दे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या है, गड़बड़ है। इसलिए समय के साथ चलते रहिए, किसी भी विषम परिस्थिति में उसका सामना करिए और ईश्वर से दुआ करिए कि भगवान जो भी है बुरे समय को निकाल दो, अच्छे समय में तो हम देख ही लेंगे बस। तो यही अब्दुल कलाम जी का मैसेज है हमारे लिए, इनकी जीवनी, इनका अचीवमेंट्स और इनका मैसेज कि बेहतर से बेहतरीन कैसे कर सकते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, और बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्रेट पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर एंड डू कमेंट। And if you do not subscribe the channel yet, subscribe the channel for further updates and videos. इस तरह से सीरीज़ के वीडियोज़ आते रहेंगे बहुत सारे पर्सनालिटीज़ के ऊपर आने वाले समय में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।